गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं वीरेंद्र कुमार एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल वीरेंद्र आज क्लासेस पर। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम जानते हैं कि एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम की रणनीति क्या हो, यानी कि किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो आप जैसे ही बहुत सारे छात्रों से बात करने के बाद कुछ क्वेश्चन सामने आए कि उन्होंने क्या क्या क्वेश्चन किए, तो किसी भी बच्चे की जो तैयारी करता है उसके सामने पहला क्वेश्चन होता है कि इस एग्जाम्स के लिए हम कौन कौन सी बुक्स पढ़ें। पहला क्वेश्चन होता है इस एग्जाम की तैयारी के लिए हम कौन कौन सी बुक्स पढ़ें। दूसरा क्वेश्चन आप देखें तो बच्चे पूछते हैं कि इस एग्जाम को या किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए हमें कम से कम कितने घंटे पढ़ना चाहिए। क्या 18 घंटे पढ़ना चाहिए, 20 घंटे पढ़ना चाहिए या 12 घंटे पढ़ना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन जो अधिकतर आया बच्चों की कि प्रैक्टिस कैसे करें, यानी कि कोई प्रैक्टिस बुक अलग से लेनी चाहिए या उन्हीं बुक से जो है प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रैक्टिस का मतलब क्या, मॉक टेस्ट लगाने चाहिए या मॉक टेस्ट जो है कम से कम लगाने चाहिए, कंटेंट ज्यादा पढ़ना चाहिए। चौथा क्वेश्चन आया टाइम मैनेजमेंट का। टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये है कि बहुत सारे बच्चों ने जो अभी सीजीएल के एग्जाम चल रहे हैं वो बच्चे कह रहे हैं, स्पेशली वो जो पहली बार जो है अपेयर हो रहे हैं एग्जाम में, उन बच्चों का ये कहना है कि सर क्वेश्चन तो अच्छे खासे हमें आते हैं, हम सोल्व कर रहे थे, लेकिन पूरा पेपर नहीं कर पाए। यानी कि एग्जामिनेशन सेंटर में जाकर हम टाइम का मैनेजमेंट कैसे करें कि कम से कम लास्ट क्वेश्चन तक हम जरूर पहुंचे। और लास्ट क्वेश्चन एक बच्चों ने पूछा कि क्या सर किसी भी एग्जाम की ग्रुप में तैयारी करनी चाहिए, यानी कि अगर ग्रुप स्टडी हो तो क्या वो जो है इफेक्टिव होती है, क्या वो बेहतर यानी कि सकारात्मक प्रभाव छोड़ती है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, इन एक एक क्वेश्चन का जवाब जो है तलाशते हैं और कोशिश करते हैं कि इनका बेहतर सॉल्यूशन हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यानी कि सीएचएसएल की तैयारी करने के लिए हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो पहला क्वेश्चन उठाते हैं कि हम कौन सी बुक पढ़ें। अब बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों की क्या सीएचएसएल और सीजीएल के अगर आप देखो सिलेबस में डिफरेंस है, तो सिलेबस में तो कोई डिफरेंस नहीं है। जो टॉपिक वहां है वही टॉपिक यहाँ है, यानी कि सीजीएल और सीएचएसएल का क्या लेवल फिर जो है सेम रहेगा। तो लेवल सेम तो नहीं रहेगा, जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है वो थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन सिलेबस सारा वही है जो सीजीएल में है। तो एक एक सेक्शन उठाते हैं। हम पहली वीडियो में ये जान चुके हैं कि अब की बार सीएचएसएल में क्या पैटर्न में चेंज आ चुका है। टायर फर्स्ट में क्या पूछा जाएगा 100 क्वेश्चन, और टायर सेकंड में क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कुल मिला के चाहे टायर फर्स्ट हो चाहे टायर सेकंड हो, कुल मिला के हमें ये पढ़ने हैं। आपको मैथ्स पढ़ना है, आपको इंग्लिश पढ़नी है, आपको रीजनिंग पढ़नी है, आपको जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके पढ़नी है, और आप देख रहे हो टायर सेकंड में आपको 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के भी करने हैं, और कंप्यूटर क्वालिफाइंग नेचर का है। इसका मतलब अगर आप कंप्यूटर में पास नहीं हुए तो आपने कितना ही अच्छा पेपर क्यों ना किया हो, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, विचार ही नहीं किया जाएगा आप पर। अब एक एक सब्जेक्ट को उठाते हैं कि मैथ्स की तैयारी कैसे करें। अब बच्चों किसी भी तैयारी करने के संदर्भ में छात्र जो है 2 या 3 हिस्सों में बढ़ जाते हैं। एक छात्र तो वो होता है जो कई बार से तैयारी कर रहा है, इस एग्जाम को दे रहा है कई बार से, और वो लगभग जो है पॉइंट पे ही छूट रहा है, यानी कि 1-2 नंबर से 5-7 नंबर से उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा। एक बच्चा वो है जो 2-3 बार से दे तो रहा है लेकिन वो एवरेज स्टूडेंट्स है, और एक बच्चा वो है जो फ्रेशर है। अब फ्रेशर में भी कई तरह के होते हैं, एक बच्चा एवरेज होता है, एक कमजोर होता है, एक बिल्कुल होशियार होता है। तो सभी को ध्यान में रखते हुए मैं एक एवरेज स्ट्रेटजी की डिस्कस कर रहा हूँ। स्पेशली ज्यादा फोकस वो बच्चे किए गए हैं जो पहली बार अपियर हो रहे हैं या एवरेज है या एवरेज से थोड़े नीचे हैं। तो बात करते हैं मैथ्स में हम क्या पढ़े। तो अगर मैं बात करूं, अगर किसी बच्चे के कंसेप्ट क्लियर नहीं है, यानी कि अभी तक उसने जो है मैथमेटिक्स की क्लास की ही नहीं है, कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स की, तो सबसे बेहतर होगा कि या तो वो किसी टीचर को ज्वाइन कर लें, किसी यूट्यूब चैनल से जो है परचेज कर लें, या अगर उन्हें बुक पढ़नी है तो सबसे ज्यादा जो प्रैक्टिस करनी है उन्हें एसएससी के प्रीवियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। अब एसएससी के प्रीवियस क्वेश्चन कहां से मिलेंगे। अगर आप एसएससी के प्रीवियस क्वेश्चन ही बार बार उसी पैटर्न के सारे क्वेश्चन जो है करते हो, मान लो परसेंटेज में जितने भी क्वेश्चन दे रखे आप 3-4 बार उन्हें कर जाओ अच्छे से विद कंसेप्ट और विद ट्रिक,
तो मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन जो है बाहर जाता होगा। संख्याएं तो चेंज होती होंगी लेकिन कंसेप्ट सारा ऐसा का ऐसा ही रहता है। सीजीएल के पेपर चल रहे हैं, आप देख रहे होंगे उनमें। तो सवाल है प्रीवियस पेपर के लिए कौन सी किताब पढ़े, तो यहाँ कई ऑप्शन हमारे सामने आते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि राकेश यादव की जो मैथ्स है, जो 7300 के नाम से आती थी, राकेश यादव 7300 के नाम से जो है शुरू हुई, लाल बुक के नाम से, और अब ये अपडेट हो चुकी है। इस अपडेट में क्या किया है उन्होंने, बेहतर बुक बना दी है अपडेट को, कि इसमें एक तो जो रिपीट क्वेश्चन है वो हटा दिए गए हैं। दूसरा, जो लेवल कम है जिन लेवल का, उन क्वेश्चन जो ये मानकर चला गया है कि ये क्वेश्चन तो बच्चे को आते आते हैं, वो पढ़ सकते हैं। दूसरा, आप किरण की खरीद सकते हैं, किरण की जो एसएससी मैथ्स की बुक आती है आप वो खरीद सकते हैं। आप जो है यूथ की खरीद सकते हो, यूथ की जो है 2022 तक की, यानी कि अब सीजीएल के पेपर चल रहे हैं, इससे पहले तक की जो है बुक मार्केट में अवेलेबल हो चुकी है। यानी कि कोई भी प्रीवियस एग्जाम की बुक पढ़े आप, राकेश यादव, अब ये 7300 नहीं आ रही, समथिंग जो है 11000 पहुंच चुकी है। आप किरण एसएससी की बुक पढ़ सकते हैं, आप यूथ पढ़ सकते हो, आप घटना चक्र पढ़ सकते हो। कोई भी एक किताब, सारी किताब नहीं, क्योंकि सारी किताबों में वही चीजें मिलेंगे। अब सवाल ये है कि अगर मैं सजेस्ट करूं कि इन सारों में आप क्या करो, तो आप किरण की बुक देख लो, चाहे यूथ की बुक देख लो, चाहे घटना चक्र की बुक देख लो। उनमें जो सॉल्यूशन किया गया है ना, वो डिस्क्रिप्टिव है। डिस्क्रिप्टिव कैसा, जैसा हम एकेडमिक परीक्षाओं की तैयारी के दौरान करते थे, लेकिन वहां डिस्क्रिप्टिव तरीके से आप क्वेश्चनों को करेंगे तो इतना टाइम आपके पास नहीं है। तो अगर मैं आपसे कहूं, मेरे अकॉर्डिंग कहूं कि आप उनसे कौन सी सजेस्ट करेंगे, तो मैं कहूंगा राकेश यादव के साथ जाए, राकेश यादव। अब राकेश यादव के साथ साथ किसी और टीचर की भी आती होंगी, मान लो गगन प्रताप की आती हो प्रीवियस पेपर की, तो आप वो भी खरीद सकते हो। यानी कि कोई प्रीवियस ईयर की बुक ऐसे टीचर की खरीदो जो कंपटीशन की तैयारी भी करा रहा है आपसे। क्लियर है? चलो, ये हो गया मैथ का हिस्सा। अब हम बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश की बात चलते हैं। तो इंग्लिश में अगर मैं नंबर 1 बुक कहूं जो सबसे ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं, तो मैं कहूंगा नीतू मैम। अब ये नीतू मैम कौन है? केडी कैंपस की संस्थापक नीतू मैम की मैं बात कर रहा हूं। नीतू मैडम के 2 वॉल्यूम आते हैं, वॉल्यूम फर्स्ट और वॉल्यूम सेकंड। वॉल्यूम सेकंड, ये जो वॉल्यूम फर्स्ट है ना, ये एसएससी की तैयारी करते समय कोई बच्चा ऐसा होगा जो वॉल्यूम फर्स्ट बुक ना पढ़ी हो। तो आप नीतू मैडम की वॉल्यूम फर्स्ट पढ़ें, वहां से शुरुआत करें। वॉल्यूम फर्स्ट बहुत अच्छी किताब है उनकी ग्रामर सीखने के लिए। अगर आपको दूसरा भी सेक्शन करना है, वोकैब्स वाला या कॉम्प्रीहेंशन वाला या फिल इन द ब्लैंक्स वाला, तो आप वॉल्यूम 2 भी कवर करें। इसके बाद आप इस सेक्शन में भी प्रीवियस क्वेश्चन है उनकी बुक ना भूलें। तो प्रीवियस क्वेश्चन में फिर वही सवाल आता है, आप क्या क्या पढ़ सकते हैं। आप एसएससी की प्रीवियस इंग्लिश की किताब पढ़ सकते हैं, आप घटना चक्र की एसएससी सीजीएल सीएचएसएल सब कुछ आता है उसमें। आप ये ना जाएं कि इस पे तो सीजीएल लिखा है तो हम क्यों पढ़े, हम तो सीएचएसएल करना। लेवल बिल्कुल समान है, बस थोड़े क्वेश्चन डाउन जा सकते हैं बस। तो आप जो है नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट और वॉल्यूम सेकंड करने के बाद, और मेरे बच्चों ऐसा मत पढ़ना कि पहले सारी ये किताब पढ़ ली फिर प्रीवियस क्वेश्चन देख रहे हैं। आपको ऐसे करना है कि मान लो आपने इसमें से नाउन पढ़ा, तो फिर प्रीवियस क्वेश्चन के सारे नाउन से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, एरर वगैरह सारे करेंगे। मान लो आपने नीतू मैम की किताब से वर्ब पढ़ी, तो आप प्रीवियस क्वेश्चन में जितने भी वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन करेंगे वर्ब के। तो ये हो गए प्रीवियस क्वेश्चन। किसी की भी, आजकल आप देख रहे हो कि ब्लैक मैजिक की भी बुक चल रही है नितिन गुप्ता की, आप इंग्लिश वहां से खरीद सकते हो। तो कोई सी भी प्रीवियस क्वेश्चन की बुक, बशर्ते जिसका आंसर नीचे एक्सप्लेनेशन फॉर्म में दिया गया हो। तो आप किरण खरीद सकते हैं, आप घटना चक्र खरीद सकते हैं, आप यूथ खरीद सकते हैं, या आप जो है एक नई बुक मार्केट में चल रही है ब्लैक मैजिक के नाम से इंग्लिश, आप उसे भी खरीद सकते हो। अब बात करते हैं रीजनिंग की। अगर किसी बच्चे ने रीजनिंग नहीं कर रखी है तो उसके पहले सबसे पहले वो टॉपिक कर ले जो कंसेप्ट बेस होते हैं, कहीं से भी वो कर ले। आप यूट्यूब की मदद ले सकते हो, आप जो है किसी बुक की मदद ले सकते हो। नहीं तो रीजनिंग एक आसान सेक्शन माना जाता है, जिसमें ये माना जाता है कि लड़के बच्चे जो है 25 में से 22-23 क्वेश्चन कर लेते हैं। लेकिन अगर आसान है, इसमें हम कम समय देकर भी जो है 25 के 25 क्वेश्चन कर सकते हैं, 25 मार्क्स ला सकते हैं। तो इसमें आप कोई भी प्रीवियस बुक पढ़ लें, कोई भी प्रीवियस बुक जो भी हो, प्रीवियस बुक आप पढ़ लें। प्रीवियस बुक में आप देखें तो कैरियरविल वालों की जो अरुण सरोहा सर हैं उनकी भी बुक आती है, आप अरुण सर की बुक पढ़ लीजिए।
आप पीयूष सर की बुक पढ़ लीजिए, पीयूष सर की। आप जो है यहाँ घटना चक्र की किताब पढ़ लीजिए, घटना चक्र की रीजनिंग की किताब है। आप जो है यूथ की पढ़ लीजिए। तो आप किसी भी कंपटीशन की, यानी कि किसी भी इसकी प्रकाशन की जो है प्रीवियस क्वेश्चन की पर पढ़े, बुक पढ़े, वहां से सारे क्वेश्चन कई कई बार करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके 25 में से 25 क्वेश्चन आपकी पहुंच में होंगे। ये रही रीजनिंग की स्ट्रेटजी। अगर जीके की बात करें तो जीके एक ऐसा सेक्शन है जिसका सिलेबस बहुत ज्यादा होता है। अब जैसे कि फॉर्म निकले हुए हैं, आप देख रहे हो 6 दिसंबर को इसके फॉर्म आए हैं और फरवरी मार्च में जो है पेपर हो जाना आपका टायर फर्स्ट। और टायर फर्स्ट में तो 25 क्वेश्चन मिलने ही मिलने हैं। आपने देखा था कि टायर सेकंड में भी 20 क्वेश्चन जीएस के थे। अगर वो आपको कवर करने हैं तो 2 से 3 महीने के अंदर पूरी जीएस कवर नहीं होती। तो ऐसे में आप क्या काम करें कि 25 में से वहां 20 के आसपास 18-20 क्वेश्चन आप कर ले जाएं, या वहां 20 में से जो है 15-16 क्वेश्चन कर ले जाएं। तो आप जीके या जीए में कुछ ना करें, बस प्रीवियस क्वेश्चन पे जाएं। एक बुक तो आपको पास होनी चाहिए लूसेंट। लूसेंट कौन सी, ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव? तो सब्जेक्टिव बुक आपको होनी चाहिए। ये मान लीजिए कि ये बुक है ना, आप ये मान लो गीता है कंपटीशन में जीके की, जिसने ये नहीं पढ़ा ना वो अपराध कर रहा। तो ये किताब तो आप लूसेंट पढ़े ही पढ़े। प्रीवियस क्वेश्चन में अब मैं बात करूं किसके साथ जाना चाहिए, तो प्रीवियस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो जो मैंने बताया ब्लैक बुक के नाम से आ रही है जीके की, नितिन गुप्ता की, वो इंग्लिश की और जीके की बुक आई है। तो मुझे तो वो, अगर मैं पर्सनली कहूं तो मुझे तो अच्छी लगी नहीं, क्योंकि उसमें सारे क्वेश्चन क्या है, वन लाइनर है, क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर। आप अगर मैं सजेस्ट कर रहा हूं तो 2 बुक में सजेस्ट करता हूं, घटना चक्र की ले लो जीके में, या यूथ पब्लिकेशन ले लो, यूथ पब्लिकेशन। अगर मैं पिछले 2-3 साल से जाऊं और इनमें भी मुझे एक का चुनाव करना पड़ा है, स्पेशली एसएससी वाले फील्ड में, तो मैं यूथ के साथ जाना पसंद करूंगा। रीजन क्या है, आपने देखा होगा जो भी घटना चक्र की किताब खरीद रहे हैं उसमें कुछ सालों के क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव प्लस क्वेश्चन प्लस उसके ऑप्शन प्लस एक्सप्लेनेशन दिए हैं, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन उन्होंने बॉक्स में डाल दिए, बस वन लाइनर बना के। यानी कि उस क्वेश्चन का हमें पता ही नहीं चल रहा कि वो किस कंटेंट में पूछा गया था, उसके ऑप्शन क्या रखे गए थे, उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, जबकि उसके बेहतर तरीके से यूथ में रिप्रेजेंट किया गया है। अभी आप देखोगे तो लगभग 13,500 क्वेश्चन की यूथ की जो है अपडेट बुक आई है एसएससी की, हर सेक्शन की। मतलब एक ही बुक है, उसमें पॉलिटी के अलग है, चैप्टर वाइज है। आप घटना चक्र और यूथ की एसएससी की कंपेयर करोगे तो इसमें चैप्टर को अच्छा विभाजन किया गया है। पॉलिटी का विभाजन यहाँ आप देखोगे 3-4 चैप्टर में निपटा दिया। यहाँ आप देखोगे हर चैप्टर से अलग अलग क्वेश्चन कि आपकी संविधान की विशेषताओं से क्या है, स्रोत से क्या है, नागरिकता से क्या क्वेश्चन है, मूल कर्तव्यों से क्या क्वेश्चन है, संसद में लोकसभा से क्या क्वेश्चन है। तो मैं जीएस में जाऊंगा यूथ के साथ। तो आप यूथ से तैयारी करें, आप बेहतर तरीके से तैयारी करें, हर चैप्टर को 2-3 बार करें, 2-3 बार होना चाहिए और विद एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। जरूरी नहीं कि क्वेश्चन ऐसा का ऐसा ही रिपीट होता है, क्वेश्चन उसके आसपास का रिपीट होता है। आपने देखा होगा बच्चों कि जो ऑनलाइन एग्जाम होते हैं, सुबह को जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, शाम को भी उसी टॉपिक के आसपास का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ गैस करना बड़ा आसान होता है। दूसरी बात, जब आप करंट पढ़ रहे हो तो ये बात याद रखो, अगर कोई हिस्ट्री का, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का टॉपिक करंट में चल रहा हो तो उसके आसपास की चीजें पढ़ जाओ, सारी चीजें पढ़ जाओ। जैसे आपने देखा था कि कोई भी मान लो जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू ऑफ यूनिटी लगी या स्टैचू ऑफ इक्वलिटी लगी साउथ में, तमिलनाडु में, तो वहां से उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछने शुरू हो गए कि रामानुजन ने कौन सा सिद्धांत दिया था, वैष्णव संप्रदाय किसने दिया था। तो जो भी हिस्ट्री का या पॉलिटी का या ज्योग्राफी का टॉपिक करंट में चर्चाओं में चल रहा हो, वहां जाकर जो है उस टॉपिक को हमें पढ़ लेना चाहिए। वही क्वेश्चन आपके आने की पूरी संभावनाएं होती है। अब बात करते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन हैं। ये इसलिए रखे गए हैं, अब आपको पता है कि बच्चे सेलेक्ट होकर जा रहे हैं लेकिन उन्हें कंप्यूटर पे काम करना ही नहीं आ रहा। तो इसीलिए ताकि वो कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज ले सके, वो कम से कम कंप्यूटर को चला तो सके, उसका पावर पॉइंट खोल लें, उसका वर्ड खोल लें, कुछ टाइप कर लें, कुछ काम कर लें। तो इसीलिए कंप्यूटर के क्वेश्चन डाले गए हैं ताकि वो बेसिक जानकारी सीख सके, उसकी MS ऑफिस जान सके, वो पावर पॉइंट जान सके, विंडो के बारे में जान सके। तो कंप्यूटर के क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन होंगे। अगर मैं यहां भी बात करूं तो एक तो कंप्यूटर की किताब आती है यूथ की, वन लाइनर नहीं है, ऑब्जेक्टिव टाइप है लेकिन विद एक्सप्लेनेशन है, और एक यूथ की।
अगर आप कहोगे तो बस आपको ऐसे लगेगा कि दोनों के प्रकाशन अलग अलग है, बाकी किताबों में मैटर एक ही है। लिखने का तरीका, समझाने का तरीका, प्रेजेंट करने का तरीका सेम सेम लगेगा। बस आपको एक लाल हरे से कलर की दिखाई देगी, एक व्हाइट कलर की दिखाई देगी। एक पर यूथ पब्लिकेशन लिखा होगा, एक पर घटना चक्र। अब ये होगी किताबों की, कि इन किताबों को अगर हम पढ़ें तो हमारा सिलेक्शन श्योर हो सकता है, यानी कि सारे के सारे क्वेश्चन इतनी किताबों से आने हैं, आपको ये कवर करनी है आपको। अब सवाल उठता है कि स्टडी टाइम क्या होना चाहिए। दूसरे क्वेश्चन की हम बात करें कि कितने घंटे पढ़ें कि हमारा सिलेक्शन जो है कंपलसरी हो जाए, अनिवार्य हो जाए, उसकी गारंटी बढ़ जाए। तो इसका आंसर हर बच्चे के अनुसार होता है। किसी बच्चे में इतनी कैपेसिटी होती है कि वो 2 घंटे में उतना गेन कर लेता है जितना दूसरा बच्चा 6 घंटे में गेन नहीं कर पाता, और किसी बच्चे में इतनी एनर्जी होती है कि वो 8 घंटे पढ़ के 1 घंटे के बराबर काम करता है। तो इसका आंसर जो है आप अपने अनुसार तय करें कि आपका स्टडी टाइम क्या होना चाहिए। बस आपको एक काम जरूर करना है, अगर आप आज 4 घंटे पढ़े हैं तो टिल एग्जाम, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता, आपको रोज 4 घंटे पढ़ना है। रोज 4 घंटे पढ़ना है, यानी कि आपकी स्टडी में कंटिन्यूटी होनी चाहिए, निरंतरता होनी चाहिए। तो आज से जब से भी आप तैयारी कर रहे हैं 4 घंटे। दूसरा एक मैं अपना पर्सनल अनुभव आपके साथ शेयर करूं तो बहुत सारे बच्चे क्या काम करते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं। इस तरह से टाइम टेबल कि मुझे 6 से 7 बजे तक जो है घूमने जाना है, फिर 7 से 7:30 तक चाय पीनी है, फिर 7:30 से मैं 9:30 तक जो है पढ़ूंगा, 10:30 से 12:30 तक ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, ये पढ़ूंगा। मेरा मतलब पर्सनल मानना है, जरूरी नहीं है कि जो मेरा मानना हो जरूरी हो। आप उसे टाइम में मत बांटो। आप सिर्फ ऐसा करो कि मुझे आज 2 घंटे मैथ पढ़ना है, 2 घंटे जो है इंग्लिश पढ़नी है, 1 घंटे जो है रीजनिंग पढ़नी है, और 1 घंटे जो है मुझे कुछ भी जीएस पढ़नी है, आधा घंटा मुझे जो है कंप्यूटर पढ़ना है। जितने भी आप घंटे पढ़ना चाह रहे हो उसे बांट लो। बांटोगे कैसे? जो आपका मतलब बेहतर विषय है आपका, जो है जिसमें आप अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हो, उसे कम समय दे दो, क्योंकि मार्क्स तो सबके बराबर हैं। 25 क्वेश्चन ही आपके रीजनिंग के हैं, 25 ही मैथ के हैं, 25 ही इंग्लिश के और 25 ही जीएस के, नंबर भी बराबर है। तो आप ये मत समझें कि रीजनिंग को उतना समय दे दे। क्यों उतना समय दे रहे हो? रीजनिंग के तो आधे घंटे पढ़ के भी आप जो है पूरे मार्क्स ला सकते हो। तो ये आपको तय करना है, जिस सेक्शन में आप ज्यादा कमजोर हैं उसे आप ज्यादा समय दीजिए, जिसमें आप ठीक ठाक है केवल आपको, अब मैथ आपका ठीक है तो आप उसे क्यों ज्यादा समय दे रहे हो? बस प्रैक्टिस करो मैथ का। जिसकी रीजनिंग अच्छी है, सारे चैप्टर कर रखे हैं, उसे चैप्टर पढ़ने की क्या जरूरत है? बस रोज एक इंग्लिश का या रीजनिंग का मॉक टेस्ट लगाओ, बस केवल मॉक टेस्ट लगाओ। अब बात चलते हैं तीसरे पे कि प्रैक्टिस कहां से करें, क्या किताबों से ही करें या उसके लिए प्रैक्टिस सेशन चले। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां मेरा मानना है कि जब आप कंटेंट पढ़ते हो उसी के साथ आपकी प्रैक्टिस हो रही है। बहुत सारे आप टीचर देखते हो, ऑनलाइन टीचर चल रहे हैं, पहले वो आपको कंटेंट पढ़ाएंगे, फिर कहेंगे अब जो है प्रैक्टिस बैच चलेगा, 500 रुपए का प्रैक्टिस बैच खरीदिए, 200 रुपए का प्रैक्टिस बैच खरीदिए। तो प्रैक्टिस का मतलब तो यही होता है ना, आप जब परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो आपने उसके 500 क्वेश्चन कर लिए, यही तो प्रैक्टिस होती है ना। तो आप प्रीवियस क्वेश्चन आपको क्या करा रहे हैं? प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो प्रैक्टिस जितनी ज्यादा से ज्यादा होगी वो आपकी बेहतर होगी। यहां एक लाइन कही भी जाती है कि प्रैक्टिस डज नॉट मेक अ मैन परफेक्ट, परफेक्ट। अब आप कहोगे ये क्या बात कह रहे हो? प्रैक्टिस डज नॉट मेक अ मैन परफेक्ट, कि प्रैक्टिस जो है किसी आदमी को परफेक्ट नहीं बनाती। तो मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, प्रैक्टिस तो सब करते हैं। आज जिसने जो है 126 बॉलों में दोहरा शतक मारा है, प्रैक्टिस तो वो भी कर रहा, और जिस पे आज तक शतक नहीं लगा, प्रैक्टिस वो भी कर रहा है। तो प्रैक्टिस तो सब करते हैं। तो प्रैक्टिस डज नॉट मेक ए मैन परफेक्ट, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। यानी कि आपकी प्रैक्टिस भी परफेक्ट होनी चाहिए, जब भी आप जो है परफेक्ट व्यक्ति बनोगे, परफेक्ट स्टूडेंट बनोगे। तो अपनी तैयारी को, जब आप कंटेंट पढ़े, आप जो है आपने सीख लिया परसेंटेज, तो परसेंटेज पे प्रैक्टिस कम से कम 400-500 क्वेश्चनों पे प्रैक्टिस होनी चाहिए, होगी आपकी प्रैक्टिस। यानी कि प्रैक्टिस और स्टडी साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है, इन दोनों को अलग अलग हिस्सों में मत बांटना। अब बात चलते हैं टाइम मैनेजमेंट में, कि पेपर में हम जो है टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते, ये तो सबसे बेहतर है। टाइम मैनेजमेंट कैसे सीखेंगे आप?
जो बच्चे जो है अपनी तैयारी के शुरुआत में है, नियम तो ये बनता है, कायदा तो ये बनता है कि जब आपके एग्जाम डेट्स हों उससे 1 महीने पहले तक आपके रिवीजन प्लस आपकी स्टडी यानी कि कंप्लीट जो है सिलेबस हो जाना चाहिए। कोई नई चीज आपको पेपर से 1 महीने पहले करंट को छोड़कर नहीं पढ़नी चाहिए। 1 महीने पहले तो केवल प्रैक्टिस लगनी चाहिए। मॉक टेस्ट यानी कि अगर मैं बात करूं तो जब आप सो रात को तो मॉक टेस्ट लगाकर सो, मॉक टेस्ट लगाकर सो, और जब आप सुबह को उठो ना तो मॉक टेस्ट से ही अपने दिन की शुरुआत करो। ये मैं बता रहा हूं परीक्षा के 1 महीने पहले। और बीच में आपको क्या काम करना, बीच में आपको करना है अपने मॉक टेस्ट को चेक करो। जब आप चेक करो तो एक कॉपी बनाओ, केवल मॉक टेस्ट की रजिस्टर बनाओ, उसमें लिखो पहला मॉक टेस्ट, आपने इतने क्वेश्चन किए और आपने इतना समय लिया, ये नोट करो उसमें। और ये देखो आपके किस सेक्शन में क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। मान लो हिस्ट्री के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो आप हिस्ट्री पढ़ो। आपके जो है कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं मैथ में तो कंपाउंड इंटरेस्ट को अच्छे से रिवाइज करो। आपके इंग्लिश में जो है सिनोम्स नहीं हो रहे तो सिनोम्स को आप रिवाइज करो। तो मॉक टेस्ट सुबह शाम, और बीच में जहां मॉक टेस्ट में आपको गड़बड़ आ रही है उसी को रिवाइज करना शुरू कर दो। अब सवाल यह है, जब आप अपनी पहली कॉपी में लिखेंगे तो आप लिखेंगे यार 90 क्वेश्चन कर पाए, हमारा टाइम पूरा हो गया। ये बच्चे टाइम जो है धीरे धीरे गेन होना चाहिए। धीरे धीरे गेन का मतलब ऐसा नहीं कि 90 से 100 मिनट लगा दियो, इसका मतलब 80 मिनट, 70 मिनट, 60 मिनट पे आना है आपको। बल्कि मैं तो मॉक टेस्ट में कहूंगा कि मॉक टेस्ट में 58 मिनट में ही आपको समेटना है पेपर, 100 के 100 क्वेश्चन का। दूसरी बात, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 100 तक जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप किसी टफ क्वेश्चन में अटके रह गए तो हो सकता है कि आपके आसान क्वेश्चन 3-4 छूट जाए। जो क्वेश्चन आपको लग रहा है ये टाइम टेकिंग है, आपको पता है कि आप इसे कर सकते हैं, लेकिन ये टाइम टेकिंग होगा, पहली नजर में छोड़ के आगे बढ़ जाए। अगर आपको समय मिलता है तो दोबारा जो है उस पर वापिस आए, उस क्वेश्चन पर नंबर डाल लें कि ये क्वेश्चन आपको आता है, वहीं आपको रफ शीट मिलती है, उस पर डाल लें कि 46 क्वेश्चन मुझे आता है लेकिन समय ज्यादा है तो मैं बाद में आऊंगा। लिखना नहीं है, बस 46 डाल लें, कभी इतने लिखने में टाइम वेस्ट कर दो। तो आप इस तरह से जो है अपनी टाइम मैनेजमेंट को कवर कर सकते हो। टाइम मैनेजमेंट कवर होगा एग्जाम से जितने पहले आप मॉक टेस्ट लगाओगे, मॉक टेस्ट लगाओगे। अब बात चलते हैं कि क्या ग्रुप स्टडी अच्छी चीज है, क्या ग्रुप स्टडी हमें करनी चाहिए। ग्रुप स्टडी खराब भी है और अच्छी भी है। अगर आपका ग्रुप सिंसियर बच्चों से है तो आपकी ग्रुप स्टडी बहुत अच्छी है। अगर आपका ग्रुप ऐसे से है जिसमें एक फंस गया मजे लेने वाला या जो है पूरा जो है रील वील बनाने वाला, तो आपके ग्रुप में जो है खराब भी कर सकता है। तो ग्रुप स्टडी बहुत अच्छी चीज है जो आपकी तैयारी की स्पीड बढ़ा देती है। आप ग्रुप तैयारी करो, आप समय रख लो। मान लो आपने जीएस के लोगों का ग्रुप बनाया तो उनसे कह दो भाई आज है ना पॉलिटी पढ़ के आनी है, और पॉलिटी पढ़नी है तो मान लो आपने 5 लोगों का ग्रुप बनाया तो एक ग्रुप को इस तरफ खड़ा कर दो, एक व्यक्ति को, और 4 को उधर खड़ा कर दो कि पूछो भाई क्वेश्चन मेरे से। फिर दूसरे का नंबर लगाओ ऐसे। अगर आपके पास आजकल तो छोटे छोटे बोर्ड आ रहे हैं, आपके पास मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है तो आप कहो भाई ठीक है आज परसेंटेज की प्रैक्टिस करेंगे हम, तो ठीक है एक बच्चे को जो है सवाल बोलना शुरू कर दो कि बता इसका आंसर क्या है, और टाइम नोट करो कि उसने कितने टाइम में इसका जवाब दिया। तो इस तरह से अगर आपकी ग्रुप डिस्कशन हो रही है तो वो बहुत बेहतर है। अगर ग्रुप डिस्कशन के नाम पर आप वहां इकट्ठे होकर जो है ठट्टा मजाक कर रहे हैं तो वो ग्रुप डिस्कशन कोई नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों करना आपको ही है, शॉर्टकट कोई नहीं है, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है। किसी ने कहा है कि लक साथ देता है, लक। अगर आप लक जाओ LUC के लक, तो लक भी अगर आप फुल फॉर्म में तोड़ोगे ना तो लक कोई भाग्य नहीं है। आप इसे तोड़ो, ये क्या लिखा है, लेबर। लेबर माने मेहनत करना, अंडर करेक्ट नॉलेज। लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज यानी कि सही ज्ञान के तहत अगर मेहनत करोगे तो ही आपको सफलता मिलेगी। तो ये सफलता कोई 1-2 साल की नहीं है। अगर आपको 60 साल की फ्यूचर सिक्योरिटी दे रही है कि तूफान आए या आंधी आए या कोरोना आए, आपकी सैलरी लेट तो हो जाएगी लेकिन रुकेगी नहीं। तो 60 साल तक की फ्यूचर सिक्योरिटी लेनी है तो आपको लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज करनी होगी, यानी कि सही ज्ञान के तहत जो है मेहनत करनी होगी। तो सबसे पहले है ना डिफाइन करो, अपना सिलेबस डिफाइन करो, तय कर लो मुझे इंग्लिश में बस ये 2 किताबें पढ़नी है, इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना। अलग हटा दो। बहुत सारे बच्चे तो 4-5 बार पेपर देते हैं, उन्हें यही नहीं पता रहता पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है। जब सिलेबस इतना ज्यादा हो ना
तो हमारे लिए ये जानना कि हमें क्या पढ़ना है, उससे ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि क्या छोड़ देना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिए इसे, और देखिए रिजल्ट जो है आपका पॉजिटिव होगा। मैं इसी उम्मीद के साथ कि आप जो है अपनी तैयारी को, आपकी दिशा को ये नई दिशा देगी ये वीडियो। अगर आपको लगता है कि आप जैसे और स्टूडेंट्स के काम आ सकती है तो वीरेंद्रराज क्लासेस चैनल सब्सक्राइब कीजिए। वीरेंद्रराज में एपोस्ट्रोफी ऐसा आप लगाएंगे तो हमारा ही चैनल आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, और बच्चे इस वीडियो को देख सकें तो शेयर कीजिए। अपना कमेंट जरूर छोड़ें, आपका जो भी क्वेरी होगी मैं उसका आंसर जरूर दूंगा, आपको जवाब जरूर दूंगा। तो जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।